ओके स्टूडेंट, सो अभी ब्रेक से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पढ़ा बच्चों, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। टोटल 9 पॉइंट्स हमने कवर किए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ distinction is we have to understand what is the difference between partnership versus club। बच्चों कभी वर्ड सुना है क्लब? आपने क्लब क्लब बच्चों कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन से कुछ लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं एंड बच्चों किसी पर्टिकुलर समाज से रिलेटेड काम करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, रिक्रिएशन से रिलेटेड। कभी सुना है बच्चा? अकाउंट्स में एनपीओ सुना है आपने? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हैव यू हर्ड ऑफ? तो बच्चे ये जो एनपीओ स्टार्ट करते हैं ना कुछ लोग, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं क्या? जब भी कोई एनपीओ शुरू करता है, कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग एनपीओ शुरू करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हम उसको पार्टनरशिप शुरू हुआ ऐसा बोलते हैं क्या? बच्चों नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि इनका इंटेंशन बच्चों, एनपीओ चलाने वालों का इंटेंशन प्रॉफिट करने का रहता ही नहीं है। उनका मेन इंटेंशन क्या रहता है? साथ में आकर बच्चों कोई सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, देश के लिए कोई अच्छा काम कर सके, समाज सेवा कर सके, ये इंटेंशन से जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, बराबर है, कॉमन इंटेंशन से कि कुछ समाज सेवा कर सके, तो बच्चों ऐसे ग्रुप को हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। ऐसे ग्रुप को हम देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं क्लब। क्या नाम देते हैं? क्लब। एक्चुअली हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो बच्चों अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि पार्टनरशिप में एंड क्लब में क्या डिफरेंस है, क्लब मतलब बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो बच्चों मैं पार्टनरशिप के लिए क्या कहूंगा? पार्टनरशिप भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्लब भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप में बच्चों ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, इनका मेन इंटेंशन रहता है प्रॉफिट अर्न करने का, मेन इंटेंशन रहता है बिजनेस करने का, which is carried on by all or any one of them acting for all। एंड बच्चों जब हम क्लब का डेफिनेशन या मीनिंग समझते हैं, तो क्लब भी बच्चों ग्रुप ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन ये जब फॉर्म करते हैं ना अपना एसोसिएशन, तो बच्चों इनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करने का नहीं रहता। इनका मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि हम देश समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, सोशल सर्विस करें, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के रिक्रिएशन के लिए काम करें, मेंबर्स के रिक्रिएशन के लिए काम करें। तो बच्चों ऐसे एसोसिएशन को जिसका इंटेंशन प्रॉफिट करने का नहीं है बट टू सर्व द सोसाइटी, उसे हम क्लब कहेंगे। एंड बच्चों जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट करने का है फ्रॉम द बिजनेस which is carried on by all or any one of them acting for all, बच्चों उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब, तो बच्चों पहला जो डिफरेंस आप पॉइंट लिखेंगे वो है डेफिनेशन को लेकर। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अलग है, क्लब को अलग शब्दों में डिफाइन किया गया है। चलो बच्चे एक बार रीड कर लेता हूँ, देखो डेफिनेशन। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बच्चों जरा टाइप करो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस। टाइप करो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब कुछ लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं।
So it is an association of person formed for earning profits from business carried on by all or any one of them acting for all. And बच्चों राइट हैंड साइड में पढ़ो इसका मीनिंग क्लब का. A club is an association of person. ये भी association of person है, लेकिन बच्चों ये फॉर्म्ड हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट of promoting some beneficial purposes such as improvement of health or providing recreation for the members. बच्चों कुछ मेंबर्स लोगों को रिक्रिएशन प्रोवाइड करने का भी काम क्लब करता है. आप देखेंगे बच्चों कुछ क्लब में जो मेंबर्स होते हैं ना, उन मेंबर्स को वहां पे स्विमिंग पूल फैसिलिटी, बच्चों हर गेम खेलने की फैसिलिटी दी जाती है ताकि ऐसे लोगों का रिक्रिएशन हो सके. बराबर है, उनका माइंड फ्रेश रह सके. तो बच्चों ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्लब कहेंगे जिनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट करने का ना हो बट टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. आई होप यू गॉट द डिफरेंस नाउ. बच्चों अगर दूसरा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि पार्टनरशिप फर्म एंड क्लब में क्या फर्क है, तो बच्चों रिलेशनशिप को लेकर फर्क है. बराबर, सबको मालूम है कि जो पर्सन्स पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, उन्हें हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं एंड बच्चों कलेक्टिवली उसे फर्म कहते हैं. एंड हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट होता है. बच्चों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप सबको मैं याद होगा, तो पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, पढ़ाया था मैंने. तो बच्चों जो पर्सन्स पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं एंड हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट का रोल प्ले करता है. लेकिन जब बच्चों हम क्लब की बात करते हैं, क्लब, तो जो लोग क्लब को फॉर्म करते हैं उन्हें हम मेंबर्स कहते हैं. जिन लोगों द्वारा क्लब बनाया जाता है, क्लब फॉर्म किया जाता है, उन्हें हम मेंबर्स कहेंगे, पार्टनर्स नहीं. एंड सबसे बड़ी बात, क्लब का एक मेंबर दूसरे क्लब के मेंबर का एजेंट नहीं है. यानी बच्चों यहाँ लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई नहीं होता है. क्लब में लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई नहीं होता है. पार्टनरशिप में लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई होता है. पार्टनरशिप में हम बोल सकते हैं एन एक्ट डन बाय वन पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर्स. क्लब में हम ये नहीं बोल सकते. क्लब में एक मेंबर का एक्ट दूसरे मेंबर्स को भी बाइंड कर देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है. तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या लिखा है देखो, पर्सन्स फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड मेंबर्स. अ मेंबर ऑफ द क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स. कितना क्लियर कट बच्चों डिफरेंस दिया है देखो. तीसरा बच्चों डिस्टिंग्विश पॉइंट क्या है देखो, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. बच्चों सबको मालूम है कि हर पार्टनर को बच्चों पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है. हर पार्टनर को उसके पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. लेकिन मेंबर्स की बात करें बच्चों क्लब के, तो क्लब के मेंबर्स लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है क्लब की प्रॉपर्टी में. मेंबर को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है. क्लब की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट. लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर का सेल्फ इंटरेस्ट छुपा रहता है पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में, क्योंकि हर पार्टनर को पता है कि जब फर्म डिसॉल्व होगा तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इनके बीच में डिवाइड होगी. क्लब में ऐसा नहीं है. क्लब के मेंबर्स को 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं रहता है क्लब की प्रॉपर्टी में. एंड फाइनली बच्चों लास्ट पॉइंट डिसोल्यूशन को लेकर. बच्चों हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, बरोबर है, कि पार्टनर्स में कभी भी कोई चेंज हो जाता है, डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर, तो बच्चों कभी कभी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी
फर्म के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करती है। समटाइम्स द फर्म इज डिसॉल्व, समटाइम्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व। फर्म बच्चों किसी भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट ऐसा कुछ हुआ तो इट मे रिजल्ट इनटू फर्म्स डिसॉल्यूशन आल्सो, इट मे नॉट रिजल्ट इन द फर्म्स डिसॉल्यूशन आल्सो, यानी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो होता है। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, क्लब की मेंबरशिप को लेकर ऐसा कुछ है क्या? हेलो, क्लब में जो मेंबर्स होते हैं उनको लेकर ऐसा कुछ है क्या? किसी मेंबर की डेथ हो गई तो क्या क्लब बंद हो जाता है? कोई मेंबर अपना मेंबरशिप कैंसिल कर देता है तो क्या क्लब बंद हो जाता है? बच्चों मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। कोई मेंबर पर्सनली बच्चों इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या उसका इफेक्ट क्लब पे होता है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन पार्टनर का इंसॉल्वेंट होना फर्म के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन किसी मेंबर का इंसॉल्वेंट होना, डेथ होना, ये क्लब के एग्जिस्टेंस को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। बच्चों मैं आपका क्विक रिस्पांस चाहूंगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 पॉइंट्स of difference between partnership and club? Everyone, hello, have you understood all the 4 points? Are you sure? कोई डाउट पूछना है किसी को? नहीं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बच्चों रिकॉल करो, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन एचयूएफ कैसे आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली कैसे आता है एग्जिस्टेंस में? बच्चों इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्टेटस, याद है? पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्टेटस। वहां पर बच्चों मेंबर्स बनते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग बर्थ इन द फैमिली। By taking birth in the family, you become member of HUF. सही बोला मैंने बच्चों? By taking birth in that family, you become member of that family. You become member of HUF. बराबर है? तो बच्चों अगर मैं पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिफरेंस आपको सिखाऊं या फाइनल एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो बच्चों सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है एंड जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब एचयूएफ वो कैसे क्रिएट होता है? तो बच्चों दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। आपको एग्जाम में याद करके इसको लिखना है। चलो बच्चों पार्टनरशिप में पढ़ो, पहला डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन एग्रीमेंट। याद रखो, partnership is always a result of an agreement. Without agreement there will be no partnership. Simple भाषा में, if there is no agreement there is no partnership. लेकिन बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली में एग्रीमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता बच्चों। जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर किसी का राइट्स क्रिएट करना है तो इट इज क्रिएटेड नॉट बाय एन एग्रीमेंट बट बाय स्टेटस। बाय स्टेटस मतलब by taking birth in the family you become member of the family, you become member of the HF, that is called status. एग्रीमेंट से कोई जन्म लेता है क्या? मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगले से अगले जन्म में मैं आपके घर पे जन्म लूंगा, ऐसा कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि जन्म का? नहीं। तो बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली की जरा राइट हैंड साइड में पढ़ो क्या लिखा है कि किसी भी जॉइंट फैमिली में अगर आपको राइट क्रिएट करना है तो बच्चों आपको उस फैमिली का फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड बाय स्टेटस नॉट बाय एग्रीमेंट। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेथ ऑफ अ मेंबर। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता, देखो आप एग्री करते हो क्या, समटाइम्स
किसी पार्टनर के डेथ के वजह से द फर्म में बी डिसॉल्व, डू यू एग्री विद दिस? किसी पार्टनर के डेथ की वजह से फर्म डिसॉल्व हो सकती है बच्चों, हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ, जॉइंट हिंदू फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के डेथ से क्या एचएफ बंद हो जाता है? क्या किसी फैमिली मेंबर के डेथ से एचएफ बंद हो जाता है? नहीं बच्चों। कल को कर्ता का भी डेथ हो गया तो बच्चों टेंशन नहीं है। घर का जो फैमिली मेंबर बड़ा होगा ना, नॉर्मली द एल्डेस्ट सन, बच्चों वो कर्ता का रोल प्ले करने लगता है। यानी कि बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ की वजह से पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी फैमिली मेंबर की डेथ की वजह से फैमिली बिजनेस बंद नहीं होता है, वहां बिजनेस बाकी फैमिली मेंबर्स कंटिन्यू कर देंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो। तो बच्चों किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ एचएफ बिजनेस। एचएफ के बिजनेस को कभी भी डिसॉल्व नहीं करता है। बच्चों तीसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है देखो, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैनेजमेंट को लेकर। बच्चों आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि ऑल पार्टनर्स आर हैविंग इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। हर पार्टनर को ये इक्वल राइट दिया गया है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, बराबर है। लेकिन बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो बिजनेस होती है वो बिजनेस का मेन मैनेजमेंट राइट्स किसके पास रहता है आपको पता है? मेन डिसीजन मेकर कौन रहता है? जॉइंट हिंदू फैमिली में मेन डिसीजन मेकर कौन रहता है बच्चों? कर्ता। कर्ता डिसीजन लेता है, वही सारी फैमिली को मान्य करना पड़ता है। यानी बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जनरली कर्ता के पास बच्चों सारे राइट्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, बराबर है, जो घर के सभी मेल फीमेल मेंबर्स को डायरेक्शन देता है एंड उसके डायरेक्शन के हिसाब से सारे काम होते हैं। हम वहां नहीं बोल सकते कि हर मेंबर को इक्वल राइट है, नो। नॉर्मली ऑल द मेजर डिसीजंस, all the big decisions is generally taken by the karta of the family. Okay, चलो नेक्स्ट, अथॉरिटी टू बाइंड, बच्चे जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप लॉ ऑफ एजेंसी पर बेस्ड है, आपको मैंने बार बार पढ़ाया हुआ है कि किसी एक पार्टनर के किए गए एक्ट के वजह से बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं। Every act done by partner binds other partners also. When I use the word binds other partners, मतलब it binds the firm. बराबर है। लेकिन बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो कर्ता जो है, जो कि एक्चुअली मैनेजर रहता है पूरे फैमिली बिजनेस का, बच्चों उस कर्ता को अथॉरिटी है कि वो फैमिली के बिहाफ पे एंड अदर फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करे। इसलिए बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली में नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता के ऊपर ही रहती है। कर्ता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेता है क्योंकि उसी को तो अथॉरिटी है कि वो फैमिली बिजनेस में सारे डिसीजंस खुद लेता है, तो बच्चों लायबल भी वही होगा। वहां पर हर फैमिली मेंबर्स को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। चलो आगे बच्चों, लायबिलिटी की क्या बात करेंगे आप? लायबिलिटी की अभी तो ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया होगा। पार्टनरशिप में बच्चों हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये तो ऑलमोस्ट बाय हार्ट है। लेकिन बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बच्चों ये ध्यान से सुनो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टाइप करो किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी एंड किसकी लिमिटेड होगी।
जॉइंट हिंदू फैमिली में या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बच्चों किस व्यक्ति की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? पहले ये आंसर दो। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स, को पार्टनर्स? अदर फैमिली मेंबर्स या को पार्टनर्स बच्चों उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होंगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। उनका जो भी बच्चों शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है फैमिली बिजनेस में, उनकी लायबिलिटी केवल वहीं तक होगी। फैमिली के बाकी मेंबर्स, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आई रिपीट, हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चों क्या है पार्टनरशिप एंड एचयूएफ में? कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। बच्चों आपको पता ही है कि हर पार्टनर बराबर है वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, या एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने पढ़ा है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू सू अदर पार्टनर्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टू सीक डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर हम बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब सेपरेशन होता है ना बच्चों, सेपरेशन कभी सुना है एचयूएफ में सेपरेशन होता है, फैमिली डिवाइड हो जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब सेपरेशन होता है तो किसी भी फैमिली मेंबर को ये हक नहीं है कि वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बच्चों एचयूएफ में अलाउड नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर सेपरेशन होता है तो फैमिली के किसी भी मेंबर या को पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए वो बाकी मेंबर्स पर केस नहीं कर सकता। उसे ये राइट ही नहीं है तो केस कहां से करेगा? लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है बच्चों। पार्टनर को पूरा राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू करे, चेक करे, कॉपी ले, एंड बच्चों अगर उसके लिए रोका जा रहा है तो वो केस कर सकता है। पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आल्सो। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट बच्चों, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बच्चों गवर्निंग लॉ क्या है? कौन सा कानून इनको गवर्न करता है? तो पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है बच्चों? हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन गवर्न करता है? टाइप करो क्या लिखा है राइट हैंड साइड में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन गवर्न करता है, यानी किसके अंडर में आता है, किस कानून के अंडर आता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? बच्चों किस कानून के अंदर आता है? राइट हैंड साइड में आपको शब्द दिखाई दे रहा है, वो क्या लिखा है? हिंदू लॉ। बच्चों हिंदू लॉ, हमारे यहाँ हिंदू लॉ है। वो हिंदू लॉ के वजह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बच्चों गवर्नेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं तो आपको हिंदू लॉ रेफर करना पड़ेगा। बच्चों माइनर की पोजीशन क्या होती है पार्टनरशिप में? ऑलमोस्ट सबको बाय हार्ट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, माइनर की पोजीशन क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में? बच्चों अभी जग जाहिर है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि कोई भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उस माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड ओनली विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये ऑलमोस्ट बाय हार्ट है, बरोबर है। एंड बच्चों अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूं या एचएफ की बात करूं तो उसमें बच्चों मेंबर माइनर automatically becomes member of the family business by taking birth in that family। उसे मेजर होने के लिए राह नहीं देखनी है, यानी घर का 1 साल का बेटा या बेटी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की मेंबर है, क्योंकि उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया है, उनकी मेंबरशिप अपने आप शुरू। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर मेजर का कोई बात ही नहीं है बच्चों, वहां माइनर भी मेंबर होते हैं, मेजर भी मेंबर होते हैं। माइनर मेजर बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उधर, उधर ये डिस्टिंग्विश है ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में बच्चों हमें पता है माइनर की पोजीशन क्या है और लीगल पोजीशन क्या है, हमने बहुत सीरियसली पढ़ा है इसे। अब बच्चों कंटिन्यूटी की हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म बच्चों तब तक चलते रहता है जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती, either by death of partner, either by the insolvency of partner or either by retirement of partner। बच्चों पार्टनरशिप फर्म तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्टनर चाहें एज पर एग्रीमेंट, या बच्चों तब तक चलती रहेगी जब तक किसी पार्टनर के डेथ या पार्टनर की इंसॉल्वेंसी नहीं हो जाती। लेकिन बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तब तक चलते रहेगा जब तक उसमें विभाजन न हो जाए, सेपरेशन न हो जाए। जॉइंट हिंदू फैमिली तब तक बच्चों चलेगी जब तक उसमें विभाजन न हो जाए, बरोबर है। हाँ बच्चों विभाजन पॉसिबल है, बट विभाजन होने से एचएफ बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, बिजनेस विल कंटिन्यू, बरोबर है। नए मेंबर्स जन्म लेंगे, पुराने मेंबर्स मरेंगे, ये होते रहेगा। नए बच्चे जन्म लेंगे, बूढ़े जो लोग हैं वो मरेंगे, ये सब चलते रहेगा फैमिली में। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बच्चों उसका स्टेटस एज इट इज रहेगा। तो बच्चों कंटिन्यूटी को लेकर पॉइंट है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें बच्चों तो हमने अभी अभी पढ़ा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर शुड नॉट एक्सीड 50। 50 से ज्यादा पार्टनरशिप में नंबर नहीं हो सकता मेंबर्स का। लेकिन बच्चों एचएफ में द मेंबर्स का नंबर अनलिमिटेड है। बच्चों एचएफ में नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा नहीं, एंड एचएफ में नो लिमिट, मेंबरशिप को लेकर कोई लिमिट नहीं। एंड फाइनली बच्चों शेयर इन द बिजनेस, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चों, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा है बच्चों? इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज डिफाइंड शेयर by virtue of an agreement between partners। बच्चों पार्टनरशिप में हर पार्टनर का एक डिफाइंड शेयर होता है, चाहे वो इक्वल बोलो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो 2:2:1, बरोबर है, 2:1, 3:2, जो भी बच्चों आपने शेयर डिसाइड किया होगा उस हिसाब से बच्चों पार्टनरशिप में हर पार्टनर का शेयर डिसाइड होता है। लेकिन बच्चों एचएफ की बात करें, अगर एचएफ की बात करें तो बच्चों एचएफ में क्लियर कट लिखा है कि किसी भी को पार्टनर का
कोई डिफाइंड शेयर या डेफिनेट शेयर नहीं होता, बरोबर है, फ्लक्चुएटिंग रहता है वहां पर। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स जितना ज्यादा उतना कम प्रॉफिट, जितना कम उतना ज्यादा। क्या ये लाइन समझा सबको? बच्चों मुझे एग्जांपल दो, देखो एचएफ का बिजनेस का 50,000 प्रॉफिट हुआ एंड 5 मेंबर हैं, चलो बताओ हर मेंबर को कितना मिलेगा? बच्चों एचएफ बिजनेस का 50,000 प्रॉफिट हुआ एंड 5 मेंबर थे, तो 10,000 मिलेगा। कल को बच्चों 5 मेंबर के 10 हो गए तो, छोटे छोटे बच्चों ने जन्म ले लिया, 10 हो गए तो, एंड 50,000 का ही इनकम हुआ तो 5-5 हो गया कि नहीं अभी? तो बच्चा आपको लगता नहीं प्रॉफिट चेंज होते रहेगा एचएफ में? बच्चों प्रॉफिट कम ज्यादा होते रहेगा, ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा मेंबर्स का डेथ हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डोंट यू थिंक सो? हेलो, ज्यादा जन्म हुआ तो कम हो जाएगा, डेथ हुई तो बढ़ेगा। आप एग्री करते हैं ये लाइन से? तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या लिखा है जरा देखो, इन एचयूएफ नो को पार्टनर हैज डेफिनेट शेयर। किसी भी मेंबर का कोई डेफिनेट शेयर नहीं है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम भी हो सकता है बच्चों, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएटिंग वन, फ्लक्चुएटिंग मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज। उसका शेयर बच्चों बढ़ सकता है अगर फैमिली में डेथ्स ज्यादा होते हैं तो, एंड कम हो सकता है अगर उस फैमिली में बर्थ ज्यादा हो तो बच्चे एचएफ में कोई डेफिनेट शेयर नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जितना ज्यादा जन्म होगा उतना बच्चों का इनका शेयर कम होगा, जितने मरेंगे उतना इनका शेयर बढ़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में बाय एन एग्रीमेंट आपने जो डिसाइड कर लिया शेयर, वही शेयर हर पार्टनर को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से मिलेगा या प्रॉफिट से मिलेगा। तो बच्चों ये हो गया, कम से कम इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, इफ आई कैन रीड इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माय गॉड बच्चों 10-11 पॉइंट्स थे डिफरेंस के, 10-11 पॉइंट्स थे बच्चों। आपने इसमें से 8-9 भी अच्छे से लिखे ना, पार्टनरशिप एंड एचयूएफ में डिफरेंस क्या, 8-9 पॉइंट्स भी लिख दिए, 2 भूल गए तो भी बच्चों एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। बच्चों नीचे जॉइंट हिंदू फैमिली को लेकर एक केस स्टडी है, जस्ट लीव इट, घर पे पढ़ लेना आप लोग। एंड बच्चों आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता को ओनरशिप मैंने पढ़ाया हुआ है? को ओनर्स मतलब क्या, मकान एक मालिकान एक, जमीन एक लेकिन उसके ओनर्स एक से ज्यादा, उसको हम को ओनरशिप कहते हैं, को ओनर, जॉइंटली ओन्ड। बच्चों मुझे ये बताओ, बच्चों मैं और मेरा बड़ा भाई है, पिताजी के डेथ के बाद मेरे और मेरे बड़े भाई में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, आधी आधी? हेलो, फादर की डेथ के बाद आपको नहीं लगता फादर की प्रॉपर्टी हमारे में इक्वली डिवाइड हो जाएगी? हेलो, तो बच्चों बताओ मैं और मेरा बड़ा भाई कौन हो गए फिर, अगर इक्वली डिवाइड हो गई प्रॉपर्टी, आधी उसकी आधी मेरी, तो बच्चों हम क्या पार्टनर्स बन गए कि हम को ओनर्स बन गए? जमीन एक ही थी लेकिन 2 ओनर बन गए कि नहीं पिताजी के डेथ के बाद? पहले पिताजी अकेले ओनर थे, उनकी डेथ के बाद उनकी मकान और जमीन के अब उनके दोनों बेटे ओनर हो गए। तो बच्चों बेटों को आप क्या कहेंगे, पार्टनर्स बोलोगे कि को ओनर्स बोलोगे? कम ऑन गिव द आंसर, पार्टनर्स बोलोगे कि को ओनर्स बोलोगे? तो बच्चों ये को ओनर्स हो गया, बराबर है। तो बच्चों पार्टनर
पार्टनर्स, ये जो रोल है ये अराइज होता है पार्टनरशिप से, कॉन्ट्रैक्ट से। एंड को ओनरशिप बच्चों किसी एग्रीमेंट से अराइज नहीं होता है, बरोबर है। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से अराइज होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से अराइज होता है। बच्चों इनहेरिटेंस मतलब माँ बाप की डेथ के बाद उनकी सारी जायदाद उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो बच्चों मैं अभी आपको डिस्टिंग्विश पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफरेंस पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में। तो बच्चों उसके पहले बच्चों 4 पॉइंट्स हैं, फॉर्मेशन, इम्प्लाइड एजेंसी, नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है एंड मुझे लग रहा है कि मैं अभी इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ के समझा देता हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलो पार्टनरशिप बच्चों क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो। पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक यू विल एग्री विद दिस लाइन। लेकिन बच्चों को ओनरशिप डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, राइट टू अंडरस्टैंड। कभी भी को ओनरशिप एग्रीमेंट से नहीं होता है, ये होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से, सच एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों इनहेरिटेंस मतलब क्या, कुल कायदा। माँ बाप की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाती है, तो बच्चों को हम को ओनर्स बोलने लगते हैं। प्रॉपर्टी कॉमन, मकान एक, मालिक अनेक, इसको हम कहते हैं को ओनरशिप। तो बच्चों को ओनरशिप डज नॉट अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, in fact it arises from operation of law। example inheritance, कुल कायदा, इनहेरिटेंस। बच्चों दूसरा अभी हम बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़े थे, इम्प्लाइड एजेंसी लिखा है, देखो इम्प्लाइड एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी जिसको हम कहते हैं। बच्चों आप सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में इट इज अंडरस्टूड कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ये हमें कंफर्म पता है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ये क्लियर हुआ बच्चों। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। लेकिन बच्चों को ओनरशिप में हम ऐसा नहीं कह सकते, एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं होता, वहां इम्प्लाइड एजेंसी नाम का प्रिंसिपल नहीं चलता। को ओनरशिप डज नॉट बच्चों आप बोल सकते हो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। दैट मीन्स एक ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं होता। whereas इन पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है बाय डिफॉल्ट। बच्चों एकदम इजी पॉइंट्स हैं। तीसरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों सबको मालूम है कि बिजनेस जो भी चलता है पार्टनरशिप का, उसमें सभी पार्टनर्स का बच्चों कॉमन इंटरेस्ट रहता है। आप सबको मालूम है कि किसी भी पार्टनरशिप जब शुरू की जाती है तो हर पार्टनरशिप में हर पार्टनर्स का कॉमन इंटरेस्ट रहता है, उसमें होने वाले प्रॉफिट लॉस को शेयर करने का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। लेकिन बच्चों को ओनरशिप में जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा शेयर किया जाए। को ओनरशिप इनफैक्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग वहां सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर्स नहीं है, वहां कोई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, वहां प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग होता ही नहीं है ओनरशिप में। नेक्स्ट बच्चों ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे एक पार्टनर अपना पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट है किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। गिरीश अपना A1 का राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है,
लेकिन इसके लिए A1 के सारे पार्टनर्स का कंसर्ट लगेगा। लेकिन को ओनरशिप में एक को ओनर अपना जो राइट्स है वो कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, एंड इसके लिए उसे दूसरे को ओनर की उसको दूसरे को ओनर की परमिशन या कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों मुझे ये बताओ, पिताजी के डेथ के बाद जमीन मेरे और मेरे बड़े भाई में आधी आधी डिवाइड हो गई कि नहीं? हेलो, 50% वो ओनर 50% मैं ओनर हुआ कि नहीं? बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मेरे बड़े भाई साहब को 50% जमीन बेचनी है तो क्या मेरी परमिशन लेनी जरूरी है उनको? अगर उनको अपना शेयर बेचना है किसी को तो क्या मेरी परमिशन लेनी जरूरी है? मैं बेचूं तो क्या उनकी परमिशन लेनी जरूरी है? द आंसर इज नो। लेकिन बच्चों पार्टनरशिप में क्या होता है, गिरीश नाम का पार्टनर अगर A1 में अपना राइट्स किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या लगता है सभी पार्टनर्स का कंसर्ट लेना पड़ेगा? पहले सभी पार्टनर्स की परमिशन होगी तभी गिरीश ऐसा कर सकता है। द आंसर इज यस। तो बच्चों ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड ओनरशिप। बच्चों ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, आप 2 बार रीड कर लोगे ना तो मुझे लगता है बाहर हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है बच्चों। एंड फाइनली बच्चों वी हैव पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है हमने क्लब एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस पढ़ा। हेलो, पार्टनरशिप एंड क्लब का डिफरेंस पढ़ा, पता है आपको? हाँ जी, हेलो, पार्टनरशिप एंड क्लब। तो बच्चों ये जो पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन है बच्चों वो एग्जैक्टली उसी का है, वही है। बच्चों मुझे आपको अलग से ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बरोबर है बच्चे, ये अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, आपने सुना है बच्चों गणेशोत्सव आता है, जब गणपति फेस्टिवल सीजन आता है तो आपको पता है मंडल, बहुत सारे मंडल लोग आ जाते हैं, गणपति सार्वजनिक गणेश उत्सव रखते हैं। सुना है बच्चों? हेलो, तो बच्चों उनको हम क्या कहते हैं मालूम है? एसोसिएशन। क्या बोलते हैं जरा टाइप करो, एसोसिएशन। मुझे बताओ ये मंडल लोग क्या बिजनेस करने के लिए आए रहते हैं क्या 11 दिन? क्या इनका इंटेंशन बिजनेस करने का रहता है क्या? मुझे बताओ। नहीं, इनका बिजनेस शेयर करने का बच्चों कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही प्रॉफिट्स करने का इंटेंशन है, ना ही उसको शेयर करने का इंटेंशन। ये आते हैं किसी सोशल कॉज के लिए, फेस्टिवल के लिए, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी को का काम करने के लिए आते हैं साथ में। तो जो चैरिटी का काम करने के लिए आता है, कुछ सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आता है, जहाँ इंटेंशन बिजनेस करने का नहीं है, प्रॉफिट शेयर करने का नहीं है बच्चों, ऐसे ग्रुप को हम एसोसिएशन कहेंगे। एंड पार्टनरशिप क्या है बच्चों वो तो आपको पता ही। तो बच्चों आप ये पढ़ लेना, बहुत इजी पार्ट है बच्चों, इसको अच्छे से रीड कर लेना, ज्यादा टफ है नहीं। एंड बच्चों विद दिस मैं तो कहूंगा कि आपका पोर्शन मैंने 3 टॉपिक, मेजर टॉपिक बच्चों मैंने कवर कर लिया। डोंट यू थिंक सो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड बच्चों द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों 3 मेजर टॉपिक्स मैंने कवर किए जो कि 80% मार्क्स दिला देगा। बाकी 2 छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए बच्चों, बरोबर है? वो 2 टॉपिक्स आई थिंक एक विकास सर ने कवर किया, दूसरा किसने किया? एलएलपी। एलएलपी कौन कवर किया? अच्छा उन्होंने ही पढ़ाया क्या? ठीक है चलो।
तो बच्चों आप क्या करना है, वो अच्छे से सब रीड कर लेना। तो मैं अभी क्या करूंगा बच्चों, आज मैं ये मेरा लेक्चर एज अ डिस्कशन के तौर पर लास्ट रखता हूँ। कल मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों आपका काम बढ़ रहा है अभी। आपको अभी मैक्सिमम रीड करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए बच्चों एग्जाम में लिखना है। अब अगर क्लासेस अलाउ करता है एक 10-15 दिन के बाद एग्जाम से जस्ट पहले, तो बच्चों आपका कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आई वुड लाइक टू सॉल्व दोस डाउट्स। इस आप सिर्फ क्लासेस को बता दो कि हमको कुछ पर्टिकुलर डाउट्स है, तो हो सकता है क्लासेस वैसा कुछ अरेंजमेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। एंड डाउट से सॉल्विंग सेशन सभी बच्चे अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो आपको लगा बच्चों, तो आप लोग बच्चों मेरा नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, कोई डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछेंगे मुझे टाइप करके या फोटो भेजकर। हेलो, मैं मेरा मोबाइल नंबर शेयर करूँ आपके साथ, चलेगा? तो बच्चों लिख लो, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 9822 424262 424262। एक जन टाइप करो, कोई एक स्टूडेंट टाइप करो इसको, मेरा नंबर टाइप करो एक जन, कोई बाकी लोग देख लो 9822424262। बच्चों ये नंबर केवल आपके मैं हेल्प के लिए दे रहा हूँ। घर पे पढ़ते समय आपको डाउट आया कि सर ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका फोटो कॉपी भेजकर बच्चों मुझे डाउट पूछ सकते हो। मैं अगर फ्री रहूंगा, लेक्चर में नहीं रहूंगा अगर, तो मैं आपका आंसर जरूर दे दूंगा। हाँ बच्चों, ठीक है? लेकिन आपको रीड करके बच्चों डाउट्स को ढूंढना है, कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो बच्चों, डाउट मुझे पूछेंगे आप, ठीक है बच्चों? हेलो, यानी मैंने अभी भी आपका कांटेक्ट छोड़ा नहीं, ठीक? आप मेरे टच में हो अभी भी, मैंने मेरा नंबर दे दिया है। तो जिनको डाउट है बच्चों वो डाउट जरूर पूछेंगे, ओके? टाइप कर दो आपका डाउट या तो फिर फोटो कॉपी निकाल लो एंड सेंड करो मुझे बच्चों, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा उसका। इमीडिएटली नहीं दूंगा, अगर लेक्चर में रहूंगा तो इमीडिएटली नहीं दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा जरूर है, लेकिन दूंगा मैं आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से लिखना सर, टेंशन मत लेना, इस बार आपके फेवर में ये सब, क्योंकि कोविड के वजह से बच्चों स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ आप लिखने का ट्राई करो, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करो। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एंड बच्चों यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर द डाउट्स। आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो शैल आई स्टॉप स्टूडेंट? अभी आप अपना कॉन्सेंट्रेट करो पढ़े पे, मैं स्टॉप कर देता हूँ लेक्चर। ओके, चलो मिलते हैं बच्चों।